हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज़ गुडविल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुडविल, एंड देन वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल और यू कैन से व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गुडविल। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखो, एक बात सुनो ध्यान से कि जैसे मान लो आपके घर में कोई बहुत बीमार है और उसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करा दिया आपने और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव से बात करते हो, उनसे पूछते हो कि कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, हमारे घर में ये बीमार है, ठीक नहीं हो रहे। तो फिर आप उस डॉक्टर के कोई आपको डॉक्टर का रेफरेंस देता है, तो इसका मतलब कि वो जो आपको रेफरेंस दे रहा है वो डॉक्टर जो है बहुत अच्छा है, उसने उसको ठीक करा हुआ है, तभी वो उसका रेफरेंस दे रहा है और वो आपको बताता है कि हाँ, आप उनके पास चले जाइए तो आपका ट्रीटमेंट करेंगे, वो आप ठीक हो जाओगे। तो इसका मतलब वो डॉक्टर ने बहुत अच्छा डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है या मान लीजिए आई स्पेशलिस्ट है। तो दैट इज बेसिकली द गुडविल ऑफ द डॉक्टर। गुडविल इज बेसिकली, इन अ वेरी सिंपल टर्म, गुडविल इज द good reputation of the person or a business। अब जैसे आपको मान लीजिए कोई बुक खरीदनी है, तो आप अपने फ्रेंड से, अपनी टीचर से पूछते हो कि मैम कौन सी बुक लेनी है, अकाउंट्स की कौन सी बुक है, तो वो सजेस्ट करती है टी एस ग्रेवाल की बुक है। दैट मीन्स टी एस ग्रेवाल इज़ अ वेरी गुड ऑथर, द टीचर इज recommending the book, that means टी एस ग्रेवाल has a goodwill। So goodwill is basically the good reputation of a business or of a person। ओके, सो गुडविल क्या होता है कि गुडविल बेसिकली इंटैंजिबल होता है। नाउ इंटैंजिबल इज बेसिकली जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। नाउ टेल मी, कैन यू सी एयर? नो, यू कैन नॉट सी एयर, बट यू कैन ओनली फील द एयर। हवा ठंडी चलती है तो आपको पता चलता है, लेकिन आप देख नहीं सकते। ऐसे ही अगर कोई ऐसी चीज़ जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, उसको इंटैंजिबल बोलते हैं। तो वो डॉक्टर है, तो वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, तो उसकी गुडविल है। सो गुडविल इज बेसिकली एन इनटैंजिबल एसेट विच प्लेसेज एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज। अब जिसकी गुडविल अच्छी है वो बिजनेस एडवांटेज पे होता है। क्या एडवांटेज होता है कि अगर उसकी गुडविल अच्छी है तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, उसके पास ज़्यादा सेल होगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है तो उसके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, उसकी सेल ज़्यादा नहीं होगी, प्रॉफिट भी अच्छा नहीं होगा। तो गुडविल से आपको लॉन्ग टर्म में इनकम आती है। सो गुडविल बेसिकली helps you to earn higher profits without putting extra efforts। Now a teacher who is very good in accountancy and उसके students 95% 100% मार्क्स लाते हैं, तो they tell their juniors and they say that you go to that teacher, he is a very good teacher। गुडविल से उस टीचर को एक बार में उसने एफर्ट्स लगा दी और उसके पास में फिर स्टूडेंट्स आते रहते हैं। तो goodwill is basically an asset of the business which have no physical existence and it is an intangible asset। So friend, this is all about goodwill। So now as you know कि goodwill is an intangible asset। स्टूडेंट्स, हम वो नेचर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं कि गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उससे पहले दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी क्लास 11th में कि देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, वन इज टैंजिबल एसेट्स एंड अदर इज इनटैंजिबल एसेट्स। नाउ टैंजिबल एसेट्स मतलब जैसे कि लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। एंड इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, व्हाट आर इनटैंजिबल एसेट्स, गिव एग्जांपल्स। So goodwill is an intangible asset, then patent, and then number third is copyright। Copyright is an intangible asset that do not have a physical existence, and the last one is trademark। So these are the four intangible assets, very important, you can get in MCQ question। So just remember this। So friends, अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ and we will study about the characteristics of goodwill। So this is my next topic।
very important, it can come in the examination, very important topic. What are the characteristics of goodwill? So one of the characteristics that we have just studied, that goodwill is a intangible assets. Goodwill is a intangible asset, you cannot see the goodwill. Then goodwill help you to earn higher profit. मैंने आपको बताया था डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिनाउंड डॉक्टर है, उसके पास में कस्टमर्स अपने आप आ जाते हैं, पेशेंट्स अपने आप आ जाते हैं, तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है. देन द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इज, सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इज इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये कस्टमर्स को आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आपका बिजनेस बढ़ता है. तो अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा. ओके, सो goodwill is an intangible asset. Goodwill helps you to earn higher profits and it is a attractive force. So students, these are the three important characteristics of goodwill. अब हम टॉपिक से आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल. जैसे आपने देखा होगा कि कोई टीचर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कि बहुत लीनियंट होते हैं, बहुत जॉली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं. तो उनका नेचर कैसा है, तो वही चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं कि गुडविल का नेचर कैसा है, गुडविल है कैसा. सो गुडविल के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा गया है. सो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 जो है दैट इज ऑन गुडविल. So what does that accounting standard 26 says? Accounting standard 26 says that intangible assets prescribes that goodwill should not be recognized in the books of accounts unless consideration is paid for it. Goodwill को बुक्स में तब तक नहीं लिखते जब तक उसके लिए किसी ने कोई पेमेंट ना करी हो. अब जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा टीचर है, तो उसकी गुडविल है, तो उसकी गुडविल कैसे जनरेट हुई है? क्या उसने किसी से बाय करी है, किसी को पैसे दे के गुडविल खरीदा है? नहीं, उसने अपनी गुडविल अपने काम से बनाई है. तो दैट इज कॉल्ड एज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल को आप बुक्स में तभी दिखा सकते हो जब आप उसके लिए कोई पेमेंट करते हो, कोई कंसिडरेशन पे करते हो. So that is a very important line. Okay, so according to AS 26, intangible asset prescribes that goodwill should not be recognized in the books. Recognized का मतलब होता है उसको दिखाना, शो करना. So goodwill should not be recognized in the books unless consideration is paid for it. Consideration is nothing but the price that you pay. So when you buy a tab, you pay the price. So that is a consideration. So goodwill should not be recognized in the books unless the consideration is paid for it. And therefore, the self-generated goodwill is not recognized in the books of accounts. Therefore, जो हमारे सेल्फ जनरेटेड गुडविल होते हैं उसको हम बुक्स में नहीं दिखाते. क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि उसके लिए हमने किसी को पेमेंट नहीं करी. दैट इज व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज टेलिंग यू, दैट यू ओनली रिकॉर्ड द गुडविल व्हेन यू पे द कंसिडरेशन फॉर इट, अदरवाइज यू डोंट रिकॉर्ड. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर. तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे गुडविल के चैप्टर पे, और अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल. आप लोग मेरे को पूछना चाहते होंगे या सोच रहे होंगे कि सर गुडविल पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं गुडविल, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? वी विल स्टडी व्हाई वी शुड वैल्यू द गुडविल. करेक्ट. अब देखो, दो पार्टनर्स हैं, वो आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है. तो वो सोचते हैं कि हम एक पार्टनर को और ले आते हैं तो हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है. वो दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक पार्टनर को एडमिट कर देते हैं. तो अब जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा नए पार्टनर को देना पड़ेगा, है ना. तो फिर पुराने पार्टनर्स को नुकसान हो जाएगा, राइट. क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा, दो लोग प्रॉफिट ले रहे हैं,
अब वही प्रॉफिट 3 लोगों में बांटना पड़ेगा, तो पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग गुडविल की वैल्यू करते हैं। So the first reason for calculating the goodwill is when a new partner is admitted. नए पार्टनर के एडमिट होने पर गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, लेकिन जब हम एडमिशन करते हैं किसी पार्टनर का तो हम गुडविल निकालते हैं। फिर हम गुडविल तब निकालते हैं जब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, अब जैसे मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, राइट, और इनका जो रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3। अब ये लोग चाहते हैं कि हम इसको चेंज कर दें, 5/10, 3/10 एंड 2/10 करना चाहते हैं। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, पहले 1/3, 1/3, 1/3 होता था। अब वो चाहते हैं कि हम लोग जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि सी जो है वो कम काम करता है, तो सी को प्रॉफिट हम कम देना चाहते हैं, ठीक है, और ए जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो ए को ज़्यादा प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो इसीलिए हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जब पार्टनर एडमिट करते हैं तो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गुडविल निकालते हैं, और फिर ऐसे ही जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ओके। और फिर जब आप अपना बिजनेस सोल्ड करते हो, जब आप अपना कोई बिजनेस सोल्ड करते हो, सेल करते हो किसी बिजनेस को, अगर आप अपने बिजनेस को सेल करते हो तो उस समय हम लोग जो है गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, करेक्ट, क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत कस्टमर्स आते हैं, तो जो आपके बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो आप उनको बोलते हो कि हम अपना गुडविल भी आपको सेल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ओके। अब गुडविल कब निकालते हैं? अब गुडविल निकालते हैं कि जब कोई अमलगमेशन हो रहा होता है। अमलगमेशन मतलब कि 2 कंपनीज जो हैं या 2 फर्म्स जो हैं वो मर्ज हो रही होती हैं, 2 बिजनेस एक साथ काम करना चाहते हैं तो वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब मर्जर होता है या अमलगमेशन होता है तब हम गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में गुडविल हम तब निकालते हैं व्हेन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। ये पार्टनरशिप फर्म का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिखिएगा आप, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं ना, तब हम लोग जो है गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कब कब निकालते हैं? एडमिशन के टाइम निकालते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब निकालते हैं, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या वो रिटायरमेंट लेता है तब हम गुडविल निकालते हैं, जब बिजनेस अपना सेल करते हैं तब गुडविल निकालते हैं, अमलगमेशन के टाइम गुडविल निकालते हैं, और कन्वर्जन के टाइम पे गुडविल निकालते हैं। तो जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ करोगे तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आने वाले क्लासेस में, करेक्ट। So at this point of time you need to know why do you calculate goodwill. So these are the reasons why do we calculate goodwill. So friends, दोस्तों, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि what are the factors that affect the value of goodwill. Factors affecting the value of goodwill. अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात सुनो ध्यान से कि आप जब अपना कोई मोबाइल सेल करना चाहते हो तो आप उसकी वैल्यू लगाते हो, आप कहते हो मैंने बहुत अच्छा इसको यूज़ करा है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, तो इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, करेक्ट। या मान लीजिए आप अपनी कार सेल करना चाहते हो, तो जो बायर होता है वो आपसे पूछता है कि क्या वैल्यू लगा रहे हो, राइट। या अपना घर बेचना चाहते हो तो आप अपने घर की वैल्यू बताते हो अपने कस्टमर्स को, राइट। तो इसी तरह से आपकी घर की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? आपकी घर की वैल्यू डिपेंड करती है कि उसका एरिया कितना है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, कितना पुराना बना हुआ है, एज ऑफ द बिल्डिंग। तो ये उसके फैक्टर्स हैं जिस पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। वैसे ही हमारे बिजनेस में जो गुडविल होता है, गुडविल जो होता है हमारे बिजनेस में, उसकी वैल्यू हम कौन से फैक्टर्स पे निकालेंगे, ठीक है, किन फैक्टर्स पे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस बिजनेस में मैनेजमेंट एफिशिएंट होता है उसकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है।
एंड वाइस वर्सा, यानी जहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और वहाँ पे काम अच्छे से नहीं होता किसी बिजनेस में, तो उसकी गुडविल की वैल्यू जो है वो कम होती है. देन द नेक्स्ट इज फेवरेबल लोकेशन. फेवरेबल लोकेशन, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड इन द फेवरेबल प्लेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड वॉक इन कस्टमर्स. अब आपका बिजनेस एकदम ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत सारे वॉक इन कस्टमर्स आते हैं, राइट. एक बिजनेस आपका ऐसा है कि वहां पर बहुत सारे वॉक इन कस्टमर्स आते हैं, बहुत रश होता है, बहुत क्राउडेड एरिया है, तो ऑब्वियसली आपका वहां पे बिजनेस अच्छा चलेगा क्योंकि वॉक इन कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे. तो अगर आपका बिजनेस मान लीजिए एक अनफेवरेबल जगह पर है तो वहां पे आपका गुडविल अच्छा नहीं होगा. और अगर आपका बिजनेस फेवरेबल जगह पर है, लोकेशन पर है, तो वहाँ पे गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी. नाउ द थर्ड रीजन इज favorable contracts. Sometimes a firm has long-term contracts for sale and purchase of goods at favorable prices. This will also affect the profit and goodwill of the firm. अगर फर्म के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि मान लीजिए मैंने 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि मैं जो है ये प्रोडक्ट आपको सप्लाई करता जाऊंगा 10 साल तक, तो इसका मतलब मुझे 10 साल तक तो मेरे को प्रॉफिट आता जाएगा, तो इसका मतलब मेरे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ठीक है. तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स किसी के साथ में बहुत फेवरेबल हैं तो आपका गुडविल जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. करेक्ट. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस. लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस जितना ओल्ड है उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी. अब एक डॉक्टर है, वो 40 ईयर्स से आई स्पेशलिस्ट है और लोग उसको बहुत जानते हैं कि ये बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं. तो जितना ओल्ड हो जाओगे आप, उतना आपका बिजनेस की वैल्यू जो है, गुडविल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी. करेक्ट. सो अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, द नेक्स्ट फैक्टर इज एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स. एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, PATENTS, patents. Patents are basically manufacturing right. Normally, patents are necessary for manufacture or production of certain types of articles. अब आपको मान लीजिए कोई बहुत पॉपुलर ब्रांड है, जैसे मान लीजिए आप नाइकी का ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं, तो वो शूज़ कैसे बनाते हैं, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको उनसे बाय करना पड़ेगा. तो अगर आपके पास बिजनेस में अच्छे पेटेंट्स हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सेस टू सप्लाईज. एक्सेस टू सप्लाईज का मतलब है कि जब आपको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है तो उसके लिए आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल जो है बढ़ जाती है. अगर आप जैसे कुछ प्रोडक्शन करते हैं और आपको रॉ मटेरियल बहुत जल्दी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से रॉ मटेरियल मिलता है, तो उस केस में आपकी वैल्यू, बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू होगी वो कम होगी. राइट. तो नेक्स्ट इज क्वालिटी. दिस इज वेरी सिंपल कि अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल ज़्यादा होगी. Then number next is market situation. If the firm is in a business wherein demand for the products dealt is in higher than the supply, it will lead to lower capital requirement and higher profits. अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो आपको लोअर कैपिटल लगेगी और आपके प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आएंगे, and it will thus increase the value of goodwill. Next factor is the risk associated with the business. अगर आपका बिजनेस बहुत रिस्की है, अगर आपका बिजनेस बहुत रिस्की है तो उसमें जो है गुडविल की वैल्यू कम होगी. रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस. And the next factor is nature of business. Nature of business. If the business of a firm is of the nature where the products dealt in are in high demand and although not short in supply, the profits will be higher and it will thus increase the value of goodwill. Okay? Next reason is past performance. आपकी बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है. अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है
आपके प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर आपके प्रॉफिट आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपका जो गुडविल का वैल्यू है वो ज़्यादा होगा. ओके, नाउ द अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, लाइक आफ्टर सेल सर्विसेज. अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करते हैं और उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली यू विल लूज कस्टमर, यू विल यूज द वैल्यू. ओके, देन हाउ गुड आर योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. देन आपके लेबर के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके पास लेबर हैप्पी है काम करके या नहीं है, तो ये सारे अदर फैक्टर्स हैं. सो फ्रेंड, नाउ दिस आर ऑल द फैक्टर्स which affect the value of goodwill. Let us quickly revise it one after the other. Number 1, efficient management. Number 2, favorable location. Number 3, favorable contracts. Number 4, longer establishment of business. Number 5, advantage of patents. Number 6, access to supplies. Number 7, quality. Number 8, market situation. Number 9, risk associated with business. Number 10, nature of business. Number 11, past performance, and the other factors like after sale services, good relationship with your customers, good relationship with your laborers. These are all the factors which affect the value of business. So students, आज हम लोग अब पढ़ने वाले हैं what is the classification of goodwill, what are the types of goodwill, what are the classification of goodwill. So goodwill के दो classification है. One is called as a purchased goodwill and the other one is called as a self-generated goodwill. So there are two types of goodwill, purchased goodwill and self-generated goodwill. Now let us see what do you mean by purchased goodwill. So purchased goodwill क्या होता है, आज हम वो सीखने वाले हैं. So students, आप एक बात ध्यान से सोचिए कि आप किसी बिजनेस को बाय करने के लिए चाह रहे हो, तो उस बिज़नेस की वैल्यू कैसे निकालोगे. तो उस बिज़नेस के आप देखोगे कि एसेट्स कितने के हैं. फॉर एग्जांपल कि एक बिज़नेस को आप खरीदने जाते हो, उसके एसेट्स जो हैं वो 10 लाख हैं और उसमें जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ 3 लाख की हैं. करेक्ट. सो एसेट्स में से जब हम लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो उस बिज़नेस की नेट वर्थ आ जाएगी. So what is the net worth of the business? Is 7 lakhs. Okay. लेकिन आपको ये बिजनेस बहुत सस्ता लग रहा है, बहुत चीप लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वैल्यू हमें तो बार बार नहीं मिलेगी, बहुत सस्ता ये बिजनेस अपना सेल कर रहा है, और आप उसको जो पेमेंट करोगे उसको बोलते हैं कंसिडरेशन. सो वट एवर द अमाउंट दैट यू आर पेइंग टू बाय दिस बिजनेस विच इज़ वर्थ 7 lakhs इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. नाउ you are ready to pay a consideration of 10 lakhs. तो 7 लाख के बिजनेस को आप कितने में लेने के लिए तैयार हो? 10 lakhs में लेने के लिए तैयार हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 लाख रुपीज़ आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज द गुडविल. So this is the meaning of purchased goodwill. So 7 लाख उसकी वर्थ है, नेट वर्थ उसकी 7 लाख है, लेकिन यू आर रेडी टू पे 10 लाख. सो दैट मीन्स यू आर पेइंग फॉर द गुडविल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बिजनेस बहुत सस्ता है, बहुत चीप है, तो आप उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो और उसको बाय करने के लिए तैयार हो. सो दैट इज कॉल्ड एज अ परचेज्ड गुडविल. सो फ्रेंड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परचेज्ड गुडविल? इट नॉर्मली अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस. तो ये अराइज कब होता है? जब हम बिजनेस परचेज करते हैं. इट नॉर्मली अराइजेज ऑन परचेज ऑफ गुड, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, नॉट गुडविल फ्रेंड्स, ऑन परचेज ऑफ business. So next is, since the consideration is paid for it, it may be recognized in the books of accounts. It is shown in the books of accounts. It is shown in the books of accounts because you are paying the price. So when you pay the price, then only you record in the books of accounts. हमने ये पढ़ा था accounting standard 26 में. Okay. And the third is that it is shown in the balance sheet on the asset side. It is shown in the balance sheet on the asset side. And then
Number fourth is it is amortized at the earliest but not later than the useful life. So it is amortized. Amortize का मतलब होता है the depreciation on intangible assets. Intangible assets पे जो हम depreciation चार्ज करते हैं तो उसको हम amortization बोलते हैं. Okay, so it is amortized at the earliest but not later than the estimated useful life. तो जितनी उसकी लाइफ है तब तक जो है हम उसको amortize करते हैं. And now the last feature of purchase goodwill is the value of goodwill depends upon the purchaser's expectation of future profit. जो गुडविल की वैल्यू है वो परचेजर की फ्यूचर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती है. अगर परचेजर को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है फ्यूचर में इस बिजनेस को बाय करने से, तो वो उसके लिए ज़्यादा गुडविल का पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है. और अगर उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा कोई आगे जाके फ्यूचर प्रॉफिट नहीं आने वाला, तो उस केस में जो परचेज गुडविल की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सो व्हाट इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल? खुद से गुडविल बनाया गया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल which is not produced for a consideration but it is earned by the efforts of the management. It is earned by the efforts of the management. It is earned by the efforts of the management. Okay, तो ये एक ऐसा गुडविल है जिसके लिए हम किसी को पेमेंट नहीं करते, हम इसको बाय नहीं करते, लेकिन हम अपनी मेहनत से, हम अपनी एफर्ट्स से जो है गुडविल को जनरेट करते हैं. सो इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स. इट इज वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव. उसकी वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, मतलब वो डिपेंड करती है अलग अलग वैल्यूअर्स पे, अलग अलग सिचुएशन पे उसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है. एंड ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, इसमें लिखा गया है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखाते. द सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and this is given as per accounting standard 26. So student, this is all about today's class.